हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल। आज काफ़ी दिन बाद हम जो हमारा अकाउंट्स वाला एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये जो सवाल है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिक किए हैं। पहले जो एचएससी ने अकाउंटेंट या ऑडिटर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं उनसे ये सवाल हमने पिक किए हैं। इनको अगर हम करते हैं तो हमें पता थोड़ा सा आइडिया होगा कि शायद जो हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ऐसे सवाल बन सकते हैं, क्योंकि ये भी सेम ऑडिटर और अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अभी जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो भी अकाउंटेंट लेवल का सेम उसी तरह का एग्ज़ाम है, बस जो सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट है। इनमें ये जो मतलब पेपर हैं इनमें सिलेबस जो वो कम दिया गया होता था, लेकिन अब की बार जो सिलेबस है वो पूरा बीकॉम के अंदर 6 सेमेस्टर में जो 6 सेमेस्टर होते हैं उनमें जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो सारे दिए हुए हैं हमें अब की बार सिलेबस में। बट फिर भी काफ़ी सारे टॉपिक जो है वो सेम है, तो इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि जो लेवल है एग्ज़ाम का वो किस टाइप का है। ठीक है, तो आज हम इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वैसे एग्ज़ाम कब होगा इसके रिगार्डिंग तो कोई नोटिस है नहीं, बट हमें हमारी तैयारी जो है वो तो रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अकाउंट से। अकाउंट्स इसमें पूछा गया है कि जो अकाउंटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग की जाती है। अब अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हमने पढ़े थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हर स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, उसके अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक की बात की गई है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है AS1 किससे रिलेटेड है, AS2 किससे रिलेटेड है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो यहाँ पर बात हुई है अकाउंटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द डिडक्शन अलाउड बाय क्रेडिटर टू डेटर विद अ व्यू टू एनकरेज क्विक एंड प्रमोट पेमेंट इज। अब ये भी अकाउंट से रिलेटेड है, इसके अंदर डिस्काउंट से रिलेटेड ये कंसेप्ट है। अब इसमें पूछा कि एक डिडक्शन छूट दी जाती है क्रेडिटर द्वारा डेटर को। एक जो डेटर क्रेडिटर है वो डेटर को छूट देता है। क्यों छूट देता है? एनकरेज करने के लिए क्विक और प्रमोट पेमेंट, की वो जल्दी से जल्दी जो पेमेंट है वो कर दे, शीघ्रता से क्विकली जल्दी से वो पेमेंट कर दे। तो पेमेंट जल्दी से करवाने के लिए जो क्रेडिटर डेटर को डिस्काउंट या डिडक्शन हम बोलते हैं जिसको, वो अलाउ करता है। तो उस डिस्काउंट या डिडक्शन को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, परचेज रिटर्न, कैश डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न। अब देखो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न तो ये होता है कि परचेज किया है उसको किया है हमने और उसमें कुछ डिफेक्ट वगैरह है तो हम उसको रिटर्न करते हैं, वो परचेज रिटर्न होता है। सेल्स रिटर्न, हमने कुछ सेल्स किया था तो जो कस्टमर है उसको कुछ सामान पसंद नहीं आया या किसी भी रीजन से वो उसको रिटर्न कर रहा है, वो होता है सेल्स रिटर्न। तो इनमें तो कोई डिडक्शन या डिस्काउंट से रिलेटेड कोई बात नहीं है। तो बात करें ट्रेड और कैश डिस्काउंट की, तो ट्रेड और कैश डिस्काउंट क्या होते हैं? तो हमने बेसिकली हम दो तरह की डिस्काउंट पढ़ते हैं, ट्रेड और कैश, ट्रेड और कैश डिस्काउंट। अब जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो जिसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करते हैं, यानी कि ये ट्रेड डिस्काउंट कौन सा होता है? जो एक मतलब जब भी बिजनेस में स्टार्टिंग में कोई भी प्रोडक्ट सेल किया जाता है तो वो जो सेल्स प्राइस होता है उस प्राइस पे जो हम डिस्काउंट देते हैं उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और इसको हम अकाउंट्स के अंदर भी एंट्री करते हैं, इसका अलग से रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट बनाते हैं। लेकिन बात करें कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? कैश डिस्काउंट की कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। ये कैश डिस्काउंट दिया जाता है कि जो अभी जिसने हमसे उधार में सामान खरीदा वो जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे हमें। ठीक है, तो कि भाई आपको अगर मान लो किसी से हमें 500 रुपये लेने हैं तो हम उसको कैश डिस्काउंट देते हैं कि आप जो है वो 490 रुपये दे दो। ठीक है, ताकि वो जल्दी से पेमेंट कर सके, कि अगर आप अभी पैसे दोगे तो आपको 500 की जगह 490 देने पड़ेंगे। तो ये होती है कैश डिस्काउंट, यानी कि हम हमारी पेमेंट जो है वो जल्दी से रिसीव करने के लिए ये डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्विक और प्रमोट पेमेंट जो है उसको एनकरेज करने के लिए कौन सी डिस्काउंट दी जाती है? तो वो होती है कैश डिस्काउंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अकाउंट से रिलेटेड है। ए व्हीकल परचेज्ड फॉर 3,75,000, 3,75,000 का एक व्हीकल जो है वो हमने खरीदा। हुज डेप्रीशिएटेड बुक वैल्यू इज 1,50,000। अब डेप्रीशिएटेड बुक वैल्यू यानी कि इस व्हीकल को हमने कुछ टाइम के लिए यूज़ किया होगा, फिर जब हम इस कोई भी मशीन कोई भी एसेट से उसको यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, तो डेप्रिसिएशन लगने के बाद इसकी जो वैल्यू बची लास्ट में वो कितनी बची? 1,50,000 की। और फिर हमने क्या किया, इस
व्हीकल को हमने बेच दिया 1,25,000 में। तो अब हमें बताना है कि क्या लॉस और प्रॉफिट हुआ हमें। तो अब देखो 1,50,000 की वैल्यू का हमारा व्हीकल बचा था, डेप्रिशिएटेड वैल्यू उसकी बची थी, और हमने उसको सेल किया है 1,25,000 में। तो यहाँ पर 25,000 जो है वो कम वैल्यू हमने वो की है, मतलब कम वैल्यू पे सेल किया है, तो 25,000 क्या हो जाएगा हमारा लॉस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लॉस ऑफ 25,000। नेक्स्ट है, in a hire purchase system assets account is debited with the dash of the assets in the books of hire purchaser। यानी कि जब जो हायर परचेज सिस्टम होता है उसके अंदर जो हायर परचेजर है वो जो एसेट्स है, एसेट्स अकाउंट है, उसको किस प्राइस से डेबिट करता है, यानी कि उसको किस प्राइस के साथ डेबिट किया जाता है, वो कौन सा प्राइस कंसिडर करता है। तो अब देखो जो हायर परचेजर होता है उसके अंदर एक मतलब ये हायर परचेज सिस्टम ये होता है कि जो पेमेंट उसने की है एसेट्स को खरीदने के लिए, जो उसने एक्चुअल में पेमेंट की है, जो एक्चुअल उसने प्राइस दिया है, उस प्राइस से ही उस अकाउंट को डेबिट किया जाता है, एसेट्स अकाउंट को। तो यहाँ पर जो पेमेंट दी है यानी कि जो कैश प्राइस है एक्चुअल में उस पर्टिकुलर एसेट्स का, उसके साथ ही वो जो अपनी बुक्स हैं उनके अंदर एसेट्स अकाउंट डेबिट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो हायर परचेजर होता है वो एसेट्स का ओनर हो जाता है, तो जो वो प्राइस पे करता है यानी कि जो कैश प्राइस होगा एसेट्स का, उसके साथ जो एसेट्स अकाउंट है उसको डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब इसके अंदर हमें पूछा गया है कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। अब गुडविल जो है वो अलग अलग मेथड से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 15% है, और हमारे प्रॉफिट जो हैं वो है 30,000। इनको हम एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं कि हमने जो अर्न किए हैं हमारी फर्म में 30,000 है, हमने पैसे लगाए हैं 1,50,000, और जो मार्केट के अंदर नॉर्मल रेट है कि भाई कितना नॉर्मली प्रॉफिट होता है, तो वो है 15%। तो अब हमें निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यू। तो जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है जो गुडविल है वो होती है इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले जरूरत है सुपर प्रॉफिट्स निकालने की। सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं, सुपर प्रॉफिट्स जो हमारे एक्चुअल में प्रॉफिट हैं और जो नॉर्मल प्रॉफिट है उनका डिफरेंस होता है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट तो है, हमारे पास सवाल में दे रखे हैं एक्चुअल प्रॉफिट है हमारे 30,000। बात करें नॉर्मल प्रॉफिट की कि नॉर्मली प्रॉफिट क्या है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास रेट दे रखी है और हमारे पास कैपिटल भी है। तो कैपिटल का हम निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000 पे 15% अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 20 से 20 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा 22,500। 22,500 हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। 1 मिनट, 22,500 आ गए हमारे नॉर्मल प्रॉफिट, और एक्चुअल प्रॉफिट कितने हैं हमारे 30,000। तो सुपर प्रॉफिट्स निकाल लेंगे, 30,000 में से हम 22,500 माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे 7,500, 7,500 रुपये हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुडविल निकालने के लिए जो सुपर प्रॉफिट्स हैं उनको इनटू 100 और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी 15% है, सुपर जो प्रॉफिट्स हैं वो हमारे हैं 7,500। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50,000। तो 50,000 क्या आ गया, 50,000 आ गई हमारी गुडविल। ठीक है, यहाँ पे देखो गुडविल कैसे निकाली, सुपर प्रॉफिट हमारे 7,500 थे इनटू 100 डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ से ये निकालेंगे तो ये 500 और ये 50,000, तो 50,000 हमारी आ गई गुडविल की वैल्यू। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 50,000। ठीक है, ये प्रैक्टिकल सवाल था, ऐसे सवाल आ सकते हैं एग्जाम में क्योंकि हमारे जो अकाउंट्स हैं उसके अंदर गुडविल का टॉपिक भी मेंशन है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इज, कि जो ऑडिटर होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं उसे, या फिर एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की अपनी ओपिनियन अपनी राय देनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट है डिटेक्ट फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, उस चीज़ को बताना। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो है सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स, यानी कि जो एसेट्स हैं उनको सेफ गार्ड करना, उनकी सुरक्षा करना। तो अब देखो ऑडिटर का क्या काम होता है, ऑडिटर एक तरह से चेक करता है अकाउंट्स को,
चेक करता है कि वो सही से बने हुए हैं या नहीं। तो फिर वो अब ऑडिटर क्या करेगा, पहले चेक करेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और फिर वो बताएगा कि ये एक्यूरेट है या नहीं। ठीक है, तो यानी कि वो ऑडिटर क्या कर रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है, अपनी राय दे रहा है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जिम्मेदारी होती है एक ऑडिटर की। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी ऑडिटिंग से रिलेटेड है। डैश इज ऑडिट और वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली एज द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। कि इनमें से कौन सी जो ऑडिट है वो एक तरह से वेरिफिकेशन होता है ट्रांजैक्शंस का। अब देखो, जैसे ही हम ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, कोई परचेज सेल हुई, तो उन ट्रांजैक्शंस का वेरीफाई करना, ठीक है, कब, जब ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूसली एज ए द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ उस ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना, ठीक है, और वेरीफाई करना कि एक्चुअल में वो एक्टिविटीज हुई है या नहीं। तो उस ऑडिट को हम कौन सी ऑडिट बोलते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट या कॉस्ट ऑडिट। अब देखो, कॉस्ट ऑडिट और टैक्स ऑडिट तो अलग नाम से ही पता चल रहा है, टैक्स से रिलेटेड जो वो है डिटेल्स वगैरह उनकी ऑडिटिंग करना। कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंट्स की ऑडिटिंग करना। बात करें स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग की, तो ये कंपलसरी ऑडिटिंग होती है कि भाई गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट जब कंपलसरी करती है कि ऑडिटिंग करवाना है, तो वो वाली जो ऑडिट होती है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है। फिर ऑप्शन नंबर सी है कंकरेंट ऑडिट। तो कंकरेंट ऑडिट जो है वो ऑडिट होती है जहां पे जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस करते हैं वैसे वैसे उन अकाउंट्स, उन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है। तो उस ऑडिट को हम बोलते हैं कंकरेंट ऑडिट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डैश आर द प्राइस बैंड्स दैट सेट द अपर एंड लोअर लिमिट विच विद इन विच ए स्टॉक कैन फ्लक्चुएट इन ए पर्टिकुलर डे। अब इन्होंने पूछा है कि जो अपर और लोअर लिमिट एक स्टॉक के प्राइस के लिए हम जो सेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं। अब देखो, जो स्टॉक होता है, स्टॉक यानी कि जो शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, वो मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो जो उसके अंदर एक मतलब उनका प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो वो ओवर ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉस ना हो किसी भी इन्वेस्टर को। तो इसके लिए एक अपर और लोअर लिमिट यानी कि हाईएस्ट लिमिट और एक लोएस्ट लिमिट जो है वो सेट की जाती है। तो इनका ये बीच जो होता है इसको बोलते हैं प्राइस बैंड। तो इसमें एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है। तो ये जो अपर और लोअर लिमिट है इसको किस नाम से जाना जाता है, मतलब इनको क्या बोला जाता है? अनएक्सपेक्टेड रिस्क रिजर्व, वोलेटिलिटी मार्जिन, मार्क टू मार्केट मार्जिन या सर्किट फिल्टर्स। तो इनको हम बोलते हैं सर्किट फिल्टर्स। ये एक अपर सर्किट होता है, एक लोअर सर्किट होता है, और इनके बीच में होता है प्राइस बैंड। इनके बीच में जो स्टॉक है उसकी वैल्यू जो है वो मतलब फ्लक्चुएट करेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन इनसे बियॉन्ड नहीं जा सकती। ये अपर और लोअर लिमिट होती है, इनको हम बोलते हैं सर्किट फिल्टर्स। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये इसके अंदर रेशो पूछा हुआ है, करंट रेशो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें कुछ करंट एसेट्स दे रखी हैं और कुछ करंट लाइबिलिटीज, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले करंट एसेट्स जो हैं उनको निकालते हैं। तो करंट एसेट्स कौन सी है? 15,000, 2,000 और 3,000। तो ये हो जाएंगे 15 और 3 18 और 2 20, 20,000 करंट एसेट्स हैं। करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो करंट लाइबिलिटीज़ हमारी कितनी है? ये है 5 और 7 12,000। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ हैं हमारी 12,000। तो इससे हम रेशो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1.66। ये हमारा जो रेशो है वो आ जाएगा 1.66 रेशो 1। ये हमारा आ जाएगा करंट रेशो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, 1.661। आप इसको 20 को 12 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा 1.66। ठीक है, आगे फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन 2 तक ही टर्म हम लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। डैश इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग विच डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड चार्जिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोडक्ट। कि ऐसी कौन सी कॉस्टिंग की टेक्निक है जो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस करती है और सिर्फ वेरिएबल को ही कंसीडर करती है। जब आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको ही चार्ज किया जाता है, उसको ही कंसीडर किया जाता है। तो ऐसी कौन सी कॉस्टिंग की टेक्निक है? तो अब देखो, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है इसका एक और नाम होता है फुल कॉस्टिंग, जिसके अंदर हम दोनों फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। तो ये तो नहीं होगी,
ये तो फुल कॉस्टिंग मेथड है जिसके अंदर हम दोनों फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट को देखते हैं। फिर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? जहाँ पर हम स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कॉस्ट के, ठीक है, हर चीज़ के स्टैंडर्ड, और फिर उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, वो होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट है बैच कॉस्टिंग, यानी कि बैचेज के अंदर जब कोई प्रोडक्शन है, कोई प्रोडक्ट है, तो उनकी कॉस्ट मतलब मेजर करना, उनकी कॉस्टिंग करना, वो होती है बैच कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग के अलग अलग मेथड होते हैं ना, जैसे जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, तो कि किस तरह के काम को की जो कॉस्ट है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उनका एक पार्ट है बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? इसको हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मार्जिनल को वेरिएबल? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करती है, ये डिफरेंस करती है फिक्स्ड और वेरिएबल में। और जब हम एक किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो निकालते हैं तो सिर्फ ये वेरिएबल कॉस्ट को ही कॉस्ट मानती है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इससे यही पूछा गया था कि जो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करे और जो वेरिएबल और फिक्स्ड है उनके बीच में डिफरेंस जो है वो कंसीडर करे, तो वो जो कॉस्टिंग टेक्निक है वो होती है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब ही होता है कि एक प्रोडक्ट जो है उसकी जो कॉस्ट आ रही है, मान लो 10 रुपये आ रही है, तो जैसे ही हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया 2 कॉस्ट की, तो इन एक यूनिट के प्रोडक्शन में बढ़ने से इस कॉस्ट में कितना चेंज आएगा, उस वो जो डिफरेंस होगा, यानी कि एक यूनिट और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने से टोटल एक्सपेंडिचर में जो हमारा चेंज आएगा वो होगी वेरिएबल कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता है वेरिएबल कॉस्टिंग बढ़ती है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी, मार्जिनल कॉस्टिंग या सीमांत लागत। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज द प्राइस विच वन यूनिट ऑफ अ फर्म चार्जेज फॉर ए प्रोडक्ट सप्लाइड और सर्विस इज रेंडर्ड टू अनदर सब यूनिट ऑफ द सेम फर्म। यानी कि उस प्राइस को हम उस कौन सा प्राइसिंग मेथड यूज किया जाता है या उस प्राइस को क्या बोलते हैं जब कोई एक यूनिट है, मान लो कोई एक बिजनेस है, ए फर्म है एक, इस ए फर्म की यूनिट है बी और सी, तो जब ये अपनी ही यूनिट को कोई सामान कोई प्रोडक्ट सप्लाई करती है और उस प्रोडक्ट या सप्लाई पे जो प्राइस ये चार्ज करती है, तो वो जो प्राइसिंग की जो टेक्निक है या मेथड्स है उसको हम क्या किस नाम से बोलते हैं कि या किस नाम से जानते हैं? तो एक ऑप्शन नंबर ए है मार्जिनल प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग या कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग। तो ऐसी प्राइसिंग जहाँ पर अपने ही यूनिट को प्रोडक्ट जो है वो सेल किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, तो उसके लिए जो प्राइसिंग यूज की जाती है वो होती है ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। बाकी आपको पता ही है मार्जिनल प्राइसिंग क्या होती है, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ी वैसे ही मार्जिनल प्राइसिंग होती है, ठीक है। बस अब नाम आगे, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, पहले हम कॉस्ट कंसीडर करते हैं, फिर उसमें हमारा प्रॉफिट ऐड करते हैं और फिर फाइनल जो प्राइस है वो डिसाइड करते हैं, वो होती है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वर्क है उनकी प्राइसिंग के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज अ बजट which by recognizing the difference between fixed semi variable cost is designed to change in relation to level of activity। यानी कि वो कौन से बजटिंग है, कौन सा बजट है जिसके अंदर हम फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं और अलग अलग लेवल पे एक्टिविटीज़ जो है उनकी कॉस्ट को कंसिडर करते हैं कि किस लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है तो उस पर क्या कॉस्ट होगी, अलग लेवल पे हो रहा है तो उस पर क्या कॉस्ट होगी। तो अब देखो बजट में दो मेन बजट होते हैं, एक फिक्स्ड बजट होता है, एक फ्लेक्सिबल या फ्लक्चुएटिंग बजट होता है। तो जो फिक्स्ड बजट है उसमें हम सिर्फ एक लेवल पर ही हमारा बजट तैयार करते हैं, लेकिन जो फ्लेक्सिबल बजटिंग है उसके अंदर हम प्रोडक्शन की अलग अलग मतलब किस लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके लिए अलग अलग बजट प्रिपेयर करते हैं, मतलब अलग अलग लेवल पे हम जो है हमारा बजट के अंदर टर्म जो है वो डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अलग अलग लेवल, जो अलग अलग लेवल है एक्टिविटीज़ के, उनके ऊपर हम वेरिएबल फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उनके बीच डिफरेंस करते हैं। तो अब फिक्स्ड है, फिक्स्ड में तो सारी चीज़ें फिक्स्ड ही रहेंगी, लेकिन फ्लेक्सिबल बजटिंग में हम देखते हैं कि कौन सी कॉस्ट जो है वो हमारी फिक्स्ड नेचर की है और कौन सी वेरिएबल की है, और फिर इनके लेवल पर अलग अलग इनके बीच में डिफरेंशिएट करके अलग अलग प्रोडक्शन के लेवल पर हम जो हमारा बजट है वो तैयार करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा राइट आंसर, फ्लेक्सिबल बजटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ट्रेंड एनालिसिस इज ट्रेंड एनालिसिस इज ए सिग्निफिकेंट फॉर, कि जो ट्रेंड एनालिसिस है
ये क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है? प्रॉफिट प्लानिंग के लिए, कैपिटल बजटिंग के लिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए, या फोरकास्टिंग एंड बजटिंग के लिए? अब देखो ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है। ट्रेंड एनालिसिस में हम ट्रेंड देखते हैं कि पिछले सालों में हमारा क्या ट्रेंड रहा, कितनी सेल रही। मान लो पिछले 5 सालों का ट्रेंड देख रहे हैं तो पिछले 5 सालों में हमारा क्या प्रॉफिट रहा, कितनी हमारी सेल्स हुई। तो ये इन सारी चीज़ों को जो हम एनालाइज करते हैं कि हमारी ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट में, सेल्स में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, इन चीज को एनालाइज करना ही होता है ट्रेंड एनालिसिस। अब ये पूछ रहा है कि ट्रेंड एनालिसिस क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? प्रॉफिट प्लानिंग के लिए, कैपिटल बजटिंग के लिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए, या फिर फोरकास्टिंग और बजटिंग के लिए? अब देखो प्रॉफिट प्लानिंग की बात करें तो हाँ, हम कह सकते हैं कि कुछ भाई आगे का हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि आगे हमारा क्या प्रॉफिट होगा, तो उसमें थोड़ा बहुत हेल्प हो सकती है ट्रेंड से कि अब तक का हमारा क्या स्कैनेरियो रहा है पिछले कुछ सालों का। फिर बात करें कैपिटल बजटिंग की और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, तो कुछ हद तक इनका इनकी मतलब इन प्लानिंग्स में ट्रेंड एनालिसिस का यूज हो सकता है, लेकिन कोई एक बात करें सिग्निफिकेंट तरीके से इनका जो ट्रेंड एनालिसिस है वो उनका रोल नहीं होता इन जो स्टार्टिंग के जो 3 ऑप्शन है इनके अंदर, प्रॉफिट प्लानिंग में, कैपिटल बजटिंग में और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है उसके अंदर दिया हुआ है फोरकास्टिंग और बजटिंग। अब फोरकास्टिंग और बजटिंग क्या होता है? फोरकास्टिंग यानी कि हम पहले से अनुमान लगाते हैं कि अगले साल मतलब आगे जो नेक्स्ट ईयर है उसके अंदर हमारा पर्टिकुलर कोई भी कॉस्ट वगैरह है, जो अलग अलग मतलब प्रॉफिट है, सेल्स है, वो किस लेवल पे रहेंगे, उनका क्या स्टैंडर्ड होगा। एक तरह से हम बजट में यही फिक्स करते हैं कि इतने की हमारी कॉस्ट होगी, इतने का हम सेल्स करेंगे, इतना उसके हिसाब से इतना प्रॉफिट होगा, इतनी हमें परचेजेज करनी है, तो वो सारा प्लान करते हैं हम। तो जब हमें पिछले साल का 5 साल का ट्रेंड पता होगा कि हमने इतना ये किया था, इतना, तो उसके अकॉर्डिंग इतना प्रॉफिट हुआ, तो ऐसे हमें पता होगा, तो आगे का जो फोरकास्टिंग और बजटिंग है वो हम आसानी से कर पाएंगे और उन्हीं के बेसिस पे हम करेंगे। अब देखो ऐसे एकदम से तो नहीं पता चलेगा किसी बिजनेस को कि भाई उसने अब कितना खरीदना है, कितना बेचना है। जब वो देखेगा पिछले सालों का तो तभी उसी से अंदाजा लगाएगा कि आगे हमें इतने इस चीज़ में इन्वेस्ट करने हैं, इतना यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा। तो जो फोरकास्टिंग और बजटिंग होती है उसके अंदर जो ट्रेंड एनालिसिस है उसका एक मेन रोल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ए कंपनी अदर देन एन इंडियन कंपनी वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया for financial year 2012 and 13 if during that year its control and management is situated partly in India, wholly in India, wholly or partly in India, या any place in India other than Kerala। तो अब ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, हम इनकम टैक्स के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस का एक टॉपिक पढ़ते हैं कि कौन रेजिडेंट होगा इंडिया का, कौन नहीं होगा, तो उससे रिलेटेड ये पर्टिकुलर सवाल है। इसमें कंपनी के बारे में पूछा हुआ है कि एक कंपनी जो है वो कोई भी इंडियन कंपनी है वो रेजिडेंट इन इंडिया कब कंसिडर करेंगे उसे हम, जब उसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो पार्टली यानी कि कुछ आंशिक रूप से इंडिया में होगा, या पूरी तरह से इंडिया में होगा, या फिर पूरी तरह से या आंशिक रूप से पार्टली या होली इंडिया में होगा, या फिर इंडिया में होगा किसी भी जगह पे अदर देन केरला। तो अब देखो हमने पढ़ा था कि जो एक कंपनी है उसकी 2 कंडीशन हो सकती है, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से, या तो वो रेजिडेंट हो सकती है इंडिया में या फिर वो नॉन रेजिडेंट होगी इंडिया में। ठीक है, अब जो अगर बात करें सिंपल इंडिविजुअल की तो उसमें एक और नॉन ऑर्डिनरी का केस भी आता है कि नॉन ऑर्डिनरी हो सकता है। लेकिन बात करें कंपनी की तो कंपनी के 2 ही स्टेटस हो सकते हैं, या तो वो रेजिडेंट होगी या फिर वो नॉन रेजिडेंट होगी। तो अब पूछा है कि वो रेजिडेंट कब होगी, जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ पर होगा। तो इस पर्टिकुलर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई भी कंपनी, इंडियन कंपनी जो है वो इंडियन की रेजिडेंट तब मानी जाएगी जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरह से भारत में होगा, पूरी तरह से इंडिया में होगा, होली इन इंडिया होगा, ना कि पार्टली। पार्टली अगर होगा तो वो कंसिडर नहीं की जाएगी इंडियन रेजिडेंट। अब फिर यहाँ पर होली और पार्टली बोला, यानी कि या तो ये या तो ये, तो पार्टली तो नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। बात करें ऑप्शन डी की तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि केरला में कोई अलग से कुछ सिस्टम नहीं चलता रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी गलत होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, होली इन इंडिया। पूरी तरह से जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में होगा तभी वो इंडियन रेजिडेंट कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। मिस्टर ए इनकर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। मिस्टर ए जो है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ कितने का, 10,000 का।
ऑन सेल ऑफ शेयर्स थ्रू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सच लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट। अब ये देखो टैक्स, इनकम टैक्स से रिलेटेड सवाल है। इनकम टैक्स में हम 5 हेड पढ़ते हैं, तो उनमें से एक हेड होता है हमारा कैपिटल गेन और कैपिटल मतलब कैपिटल गेन वाला तो या लॉस वाला। तो अब उस कैपिटल गेन या लॉस में जो है वो दो तरह का कैपिटल गेन या लॉस होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि शॉर्ट टर्म जो है उसे लॉस हुआ है 10,000 का, तो ये शॉर्ट टर्म का जो 10,000 का लॉस है वो कैसे सेट ऑफ कर सकता है। ठीक है, अब सेट ऑफ हम कहाँ से करेंगे, गेन से, कि अब हमें क्या फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसी से लॉस को सेट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर एक ये इसके अंदर एक कंसेप्ट होता है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म लॉस होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, उसको हम सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म है उसको लॉन्ग टर्म के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें शॉर्ट टर्म का लॉस है, ठीक है, शॉर्ट टर्म का लॉस है, तो उसको हम शॉर्ट के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म गेन के साथ भी और लॉन्ग टर्म गेन के साथ भी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब आपने पढ़ा होगा ये कैपिटल गेन वाला हेड, तो उसके अंदर पढ़ा भी होगा ये टॉपिक कि कैसे कि कौन कौन से लॉसेस कहाँ कहाँ पे सेट ऑफ हो सकते हैं। तो जो कैपिटल गेन वाला जो हेड है उसके अंदर होते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लॉस, और उनको कैसे, लॉन्ग टर्म को तो सिर्फ लॉन्ग टर्म से और शॉर्ट टर्म को दोनों से, लॉन्ग टर्म से भी और शॉर्ट टर्म से भी। अब यहाँ पर सवाल में पूछा गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो शॉर्ट टर्म को कैसे कर सकते हैं, दोनों से, लॉन्ग टर्म से भी और शॉर्ट टर्म से भी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बोल रहा है कि बोथ शॉर्ट टर्म गेन से और लॉन्ग टर्म से। तो अभी हमने समझा कि दोनों से कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर इज चार्जेबल टू, कि जो इनकम हमने अर्न की है कैसे, लेटिंग ऑफ, लेटिंग यानी कि हमने किराए पर दी, किसको, मशीनरी को, प्लांट को और फर्नीचर को। तो हमारी जो मशीन, प्लांट और फर्नीचर है उसको किराए पे देने से जो कमाई हुई, जो इनकम हुई है, वो कौन से हेड में आएगी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इफ़ नॉट चार्जेबल अंडर पीजीबीपी, यानी कि अगर प्रॉफिट और ये जो बिजनेस और प्रोफेशन वाला हेड है इसके अंदर नहीं हुआ तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी, या फिर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो अब देखो, अगर मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर जो है ये ज़्यादातर हम बिजनेस वाला जो हेड है, उस बिजनेस और प्रोफेशन वाला हेड है उसके अंदर कंसिडर करते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर ही मशीन, प्लांट, फर्नीचर का यूज होता है। तो अब अगर ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, हम मशीनों को या प्लांट को, फर्नीचर को किराए पे देने का बिजनेस कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ये बिजनेस इनकम होगी, बिजनेस इनकम होगी तो ये बिजनेस हेड में आएगी। लेकिन अगर ये बिजनेस इनकम नहीं है तो कहाँ जाएंगी ये, तो जाएंगी ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी ये। तो अब इस हिसाब से हम देखें कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट बनता है। तो इसमें बोला कि हमेशा पीजीबीपी में जाती है, नेक्स्ट बोल रहा है कि हमेशा ऑलवेज अदर सोर्सेज में जाती है, सी ऑप्शन बोल रहा है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में यदि इफ नॉट चार्जेबल अंडर पीजीबीपी, की अगर पीजीबीपी में नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही, थोड़ा अच्छे से बता रहा है कि हाँ पूरा क्या कंडीशन होगी, कि अगर पीजीबीपी में नहीं जाती है तो अदर सोर्स में जाएगी, ये नहीं है कि हमेशा पीजीबीपी में जाएगी या हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन मनी, कि इनमें से कौन सा मनी को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, कि मनी की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बोल रहा है कि इट इज़ अ मीडियम फॉर प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड्स, कि ये एक मीडियम है, एक माध्यम है जिसके हेल्प से हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं कैपिटल गुड्स का। नेक्स्ट है इट इज़ अ मीन्स फॉर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ अमोंग पीपल, कि ये जो है एक साधन है, मीन है, जिसके हेल्प से हम लोगों के बीच में जो है वो वेल्थ, धन को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि बांटते हैं दोबारा से। या फिर ऑप्शन सी है इट इज़ अ कॉमन डिनोमिनेटर फॉर मेजरिंग वैल्यू, कि कोई वैल्यू जो है उसको मेजर करने का एक कॉमन डिनोमिनेटर है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ अ मैकेनिज्म फॉर रिसोर्स एलोकेशन, कि ये जो रिसोर्सेज हैं उनको बांटने का, उनको एलोकेट करने का एक मैकेनिज्म है, एक हम बोल सकते हैं मैकेनिज्म, तंत्र है, एक माध्यम है।
ठीक है। तो अब देखो क्या है मनी, एक्चुअल में मनी क्या है। मनी एक मतलब नॉर्मल देखे तो एक कागज का नोट है जो एक वैल्यू को डिफाइन करता है। तो ये जो मनी है इसका हम किस लिए यूज करते हैं, ये एक वैल्यू को डिनोमिनेट करता है कि वैल्यू जो है एक बताता है कि ये जो पर्टिकुलर कागज है इसके ऊपर ये जो अमाउंट लिखी हुई है ये इस वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, डिनोमिनेट कर रहा है इस वैल्यू को। फिर हम उस मनी का यूज कर सकते हैं अलग अलग एक्सचेंज करने में, ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करें कि कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन के लिए एक मीडियम है, तो ये बात भी सही नहीं है। बात करें कि एक जो वेल्थ है, धन है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये पॉइंट भी सही नहीं डिफाइन कर रहा मनी को। नेक्स्ट है जो है सी ऑप्शन कि इट इज अ कॉमन डिनोमिनेटर फॉर मेजरिंग वैल्यू, कि जो एक वैल्यू है उसको मापने का एक कॉमन डिनोमिनेटर है। तो ये ऑप्शन सही से डिफाइन कर रहा है मनी की डेफिनेशन को, जहाँ पे हमने देखा मनी किस लिए यूज होती है, वैल्यू को डिफाइन करता है। ये इस वैल्यू का यूज मतलब ये एक डॉक्यूमेंट है जो एक पर्टिकुलर वैल्यू को बताता है कि ये पर्टिकुलर कागज का टुकड़ा जो इस वैल्यू का है, और इस वैल्यू को हम फिर ट्रांजैक्शन में, एक्सचेंजेस में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही से डिफाइन कर रहा है मनी को, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इट इज अ कॉमन डिनोमिनेटर फॉर मेजरिंग वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ नॉन डेट क्रिएटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। अब इनमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉन डेट क्रिएटिंग, डेट क्या होता है, ऋण, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे कोई डेट क्रिएट नहीं हो रहा, तो इनमें से कौन सी वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है नॉन डेट क्रिएटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो है। तो सबसे पहले है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल असिस्टेंस, बोरोविंग फ्रॉम IMF और कमर्शियल बोरोविंग्स। बोरोविंग्स अब देखो जो FDI है वो क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एक दो तरह की होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक तो होती है FDI, एक होती है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, ये कहाँ पे की जाती है, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है यानी कि जो दूसरे देशों के हमारे इंडिया को छोड़ के जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे यहाँ पर स्टॉक्स में, शेयर्स में, या डायरेक्टली वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो लगाते हैं, ठीक है। इन दोनों में ये चीज़ होती है। तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे होते हैं, ये प्रॉफिट अपना कमाने के लिए। तो जब ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये कोई एक तरह से डेट की तरह नहीं होती जहाँ पर हमें कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट की रेट की पेमेंट करनी पड़े। डेट वही होता है जहाँ पर हमें कोई फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी, डेट होगा वो लोन की तरह कंसिडर होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि एक तो इक्विटी होती है और एक डिबेंचर्स होते हैं। तो ये डिबेंचर्स जो है वो डेट क्रिएटिंग वाले जो है इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इक्विटी जो है वो इसमें एक शेयर होल्डिंग होती है, यानी कि वो ओनर बन जाते हैं उस पर्टिकुलर हिस्से के कंपनी के जितने उन्होंने शेयर ले रखे हैं। तो ये कोई लोन की तरह बर्डन नहीं होता। तो ऐसे ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है इक्विटी शेयर्स की तरह ही, तो इनसे कोई डेट क्रिएट नहीं होता इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। तो हमसे सवाल में भी यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा है जिसको नॉन डेट क्रिएटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो बोला जाएगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शंस की बात करें, एक्सटर्नल असिस्टेंट यानी कि कोई बाहर की कंट्री हमें असिस्टेंस दे रही है। असिस्टेंस क्यों देगी, वो पैसे देगी हमें, तो पैसे देगी तो उनको वापस पे भी करने पड़ेंगे, तो डेट क्रिएट हो रहा है हमारे ऊपर। फिर हमने IMF से जो उधार लिया है तो वो भी डेट की तरह ही कंसिडर किया जाएगा, उधार लिया है तो। नेक्स्ट है कमर्शियल बोरोइंग्स, की जो कमर्शियल बोरोइंग्स करते हैं वो भी डेट ही कंसिडर की जाती है। डेट उससे भी बर्डन क्रिएट होता है, हमें उसकी ऊपर पर्टिकुलर रेट से इंटरेस्ट जो की पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन ये जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि इसमें वो एक तरह से ओनरशिप क्रिएट करते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है, ना कि एक कोई लोन की फॉर्म में वो अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्रेडिट विल कॉन्ट्रैक्ट वहन कि एक मार्केट के अंदर, ये उससे रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड सवाल है ये, कि क्रेडिट जो है मार्केट के अंदर कब कॉन्ट्रैक्ट करता है, कब सिकुड़ता है, जब बैंक रेट है वो कम हो जाती है, या ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो बाइंग वाली पॉलिसी अडोप्ट करती है, या जो रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो है उसको कम कर दिया जाता है, या फिर ऑप्शन डी है कि बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है। तो अब देखो यहाँ पर ऑप्शन से ही देख के पता चल रहा है, एक ऑप्शन बोल रहा है कि बैंक रेट कम कर दी जाती है, एक बोल रहा है बैंक रेट बढ़ा दी जाती है। तो सिंपल सी बात है, इनमें से ये दोनों तो सही हो नहीं सकते, ठीक है, दोनों तो सही नहीं हो सकते कि ए भी सही हो और डी भी सही हो।
अब देखो बैंक रेट कम होगी या फिर बैंक रेट बढ़ाई जाएगी। अब क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक या तो क्रेडिट क्रेडिट का मतलब एक तरह से पैसा, या तो मार्केट में पैसा जो है वो ज़्यादा होगा या कम होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कम होगा, यानी कि मार्केट के अंदर पैसे की कमी कब आएगी, जब हम बैंक रेट को कम करेंगे या बैंक रेट को बढ़ाएंगे। अब देखो जब बैंक रेट कम होती है, बैंक रेट कम होने का मतलब क्या होता है, बैंक रेट कम होने का मतलब है कि अगर जो पैसे हैं हम बैंक में जमा करवाते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो उसकी रेट कम हो गई, यानी कि हमें कम ब्याज मिलेगा बैंक में अगर पैसे रखते हैं तो अब जब कम मिलता है तो हम क्या बैंक में पैसे रखेंगे, नहीं रखेंगे, हम उसको कहीं और इन्वेस्ट करेंगे जहां हमें ज़्यादा फायदा मिले। तो अगर बैंक रेट कम होती है तो मार्केट के अंदर और ज़्यादा पैसा आता है, क्योंकि हम बैंकों से निकलवाते हैं पैसा, जो इन्वेस्टर्स है वो बैंकों से निकलवाते हैं। तो बैंक रेट कम होने से तो मार्केट के अंदर पैसा और ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, यानी कि क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक्सपैंड हो रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है। बात करें बैंक रेट के बढ़ने की, रेज होने की, जब बैंक रेट बढ़ती है तो यानी कि हमें ज़्यादा रेट मिल रही है तो इन्वेस्टर्स बैंक के पास जाएंगे, सारा पैसा बैंक में जाएगा, मार्केट में पैसा नहीं बचेगा, यानी कि क्रेडिट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक रेट इज रेज्ड। जब बैंक रेट बढ़ती है तो क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इंटीरियर डेकोरेटर, कि जो इंटीरियर डेकोरेटर का काम होता है उसके अंदर कौन सा कॉस्टिंग मेथड हम यूज करते हैं, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अलग अलग कॉस्टिंग मेथड्स हैं, अलग अलग तरह के काम के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे इंटीरियर डेकोरेटर का काम है, इंटीरियर डेकोरेटर का जो काम है, अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटीरियर डेकोरेटर का काम, वो क्या होगा कि कुछ डेकोरेट करना, इंटीरियर्स अंदर का जो एरिया, इंटीरियर डेकोरेटर। अब यहाँ पर बात करें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किस तरह के काम के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हो, जैसे कोई पुल बनाना है, कोई सड़क बनानी है, तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनके लिए जो हम कॉस्टिंग, इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड हम तब यूज करते हैं जब कोई काम अलग कई कई प्रोसेस में होता हो, जैसे कि कोई कुछ चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग प्रोसेस के थ्रू जाती है वो चीज़, तो यानी कि बहुत सारी प्रोसेस इंक्लूड हो जिस काम में, उसके लिए की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इसको हम जो सर्विसेज हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं इस कॉस्टिंग मेथड को। बचा कौन सा, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग यानी कि जहाँ पे अलग अलग जॉब में काम हो रहा हो, तो इंटीरियर डेकोरेटर का जो काम है वो जॉब में होता है, तो इसलिए जो जॉब कॉस्टिंग मेथड है वो यूज करते हैं हम इंटीरियर डेकोरेटर के काम के लिए। ऐसे कोई भी एग्जांपल आपके इसमें पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कोई पुल बना रखा है, कोई सर्विसेज, कोई मतलब कोई नर्स वगैरह है, उसका जो काम है, तो नर्स वगैरह जो काम करती है वो क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, तो सर्विस के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज करेंगे। तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि उसके लिए हम कौन सा कॉस्टिंग मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर इंटीरियर डेकोरेटर जो है वो जॉब में काम करता है, जॉब में काम होते हैं उनके, तो इसलिए जॉब कॉस्टिंग मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इनमें से वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल क्या है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जो जैसे जैसे जो प्रोडक्शन है उसका लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्टिंग बढ़ती जाती है। एक यूनिट को मतलब एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्टिंग 10 रुपये है तो 2 यूनिट की 20 रुपये होगी, यानी कि जैसे जैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे पूछा है कौन सी वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल है, प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। तो सिंपल सा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट। अब मान लो एक आइटम बनाने के लिए हमें किसी भी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मटेरियल है उसकी 10 यूनिट लग रही है, तो अब 2 प्रोडक्ट बनाएंगे तो 20 यूनिट लगेगी। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ये कौन सी कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कि जितने ज़्यादा आइटम बनाने पड़ेंगे उतना ज़्यादा मटेरियल यूज करना पड़ेगा, तो उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी, यानी कि वेरी कर रही है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज मोर सुटेबल वेयर देयर इज ए नो सेटिस्फैक्टरी सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, कि जहाँ पर इंटरनल चेक का कोई सही से सिस्टम नहीं है, उस मतलब कंडीशन के अंदर कौन सी तरह की ऑडिट जो है वो ज़्यादा सूटेबल होती है, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, पीरियोडिकल ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट या मैनेजमेंट ऑडिट। तो
जहाँ पर इंटरनल चेक का कोई सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम नहीं होता, वहाँ पर हमें टाइम टू टाइम कंटिन्यू लगातार ऑडिटिंग जो है वो करनी होती है, क्योंकि इंटरनली तो चेक का कोई सिस्टम नहीं है। तो इसके लिए हमें कॉन्टीन्यूअस जो ऑडिट है उसका यूज करते हैं, वो कॉन्टीन्यूअस यानी कि लगातार जो चीजें हैं उनको चेक करते रहते हैं। तो उसको तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टीन्यूअस ऑडिट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ये भी प्रैक्टिकल सवाल है, 4 फीचर्स ऑफ शेयर से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारे 500 शेयर्स थे। ठीक है, 500 शेयर्स 10 रुपये का एक फोरफिट कर दिया गया, जिनको क्यों? नॉन पेमेंट के कारण। कितनी नॉन पेमेंट? कॉल मनी की 6 पर शेयर जो है वो रिसीव नहीं हुई, इसलिए हमने उनको फोरफिट कर दिया। फिर उसके बाद उन 500 में से हमने 300 शेयर्स को दोबारा इशू किया, रीइशू किए 10% डिस्काउंट पे। अब हमें बताना है इस सवाल में कि हमें कितनी अमाउंट जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करनी है। अब कैपिटल रिजर्व में क्यों? क्योंकि जब जो ये 6 रुपये रिसीव हुए, 10 रुपये का शेयर था ना, 6 रुपये रिसीव हुए, तो इन 6 रुपये रिसीव नहीं हुए, यानी कि रिसीव कितने हुए थे? हमें 4 रुपये हुए थे। तो 500 शेयर्स पे ये जो 4 रुपये रिसीव हुए थे, तो ये कितने हो गए थे? 5 का 20, 2000 रुपये। ये 2000 रुपये में हमें मिले, एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि 500 से हमने शेयर्स जो है वो दोबारा मतलब फोरफिट कर दिए थे। तो उनके दोबारा वालों के तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनी है। तो ये 2000 रुपये हमें फोरफिचर पर रिसीव हुए। इन 2000 रुपये में से जब हम इन शेयर्स को, इन 500 शेयर्स को दोबारा से री इशू कर देते हैं, और फिर अगर इन 2000 रुपये का हम यूज कर सकते हैं किसके लिए? डिस्काउंट देने के लिए। और जितना अगर हम इन डिस्काउंट के लिए यूज नहीं करते हैं, या इनमें से जितने भी पार्ट का यूज करते हैं, तो बाकी के जो पैसे बचते हैं उनको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि यहाँ पर 500 शेयर थे, जिनमें से हमने 300 को दोबारा से री इशू किया। अब इन 300 को री इशू करने पर ये 2000 रुपये थे, ये 500 शेयर्स के लिए थे। ठीक है, अब इन 500 में से हमने 300 को री इशू कर दिया, तो यानी कि इन 2000 में से इन 300 शेयर्स का जो हिस्सा था उसको हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। लेकिन उसमें ये जो इस 300 शेयर्स का 2000 में जो हिस्सा था, उसमें से हमने 10% डिस्काउंट के लिए भी यूज किया है। ठीक है, कुछ पैसे, तो उनको घटाने के बाद जो 2000 में से 300 शेयर्स का हिस्सा बचा, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अब हमें वो हिस्सा कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, यहाँ पे देखो डिटेल में। जो भी ट्रांसफ़र की अमाउंट है कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफ़र करेंगे, उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले टोटल अमाउंट जो है फोरफिचर की वो निकालनी पड़ेगी। कैसे? जो 500 शेयर थे, 4 रुपये हमें हर शेयर पे रिसीव हुआ था, तो टोटल 2000 रुपये हो गए। ठीक है, अब इन 2000 रुपये में से ये जो हमने 300 शेयर्स हैं ये दोबारा री इशू किए, तो 300 शेयर्स हमने री इशू किए हैं 10% फेस वैल्यू पे, लेकिन हमने 10% डिस्काउंट भी दी है। तो ये 10% जो डिस्काउंट होगी 300 शेयर्स की, ये आ जाएगी 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये। तो यानी कि हमें 3000 पे, वैसे तो 300 शेयर्स के 10 का रेट देखे तो 3000 वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन हमने डिस्काउंट पे दिए हैं तो हमें 2700 रुपये ही रिसीव हुए हैं। क्यों? क्योंकि 300 रुपये जो हमने वो 10% डिस्काउंट दी है ना, तो वो 10% डिस्काउंट होगी 300 रुपये। तो ये 300 रुपये हमने डिस्काउंट के लिए यूज़ किए हैं। अब हम बात करें कि ये जो 300 शेयर्स हैं इनका इस 2000 में कितना हिस्सा था। तो 300 शेयर हैं, 300 शेयर पे 4 रुपये हमें रिसीव हुए थे हर शेयर के, जब स्टार्टिंग में इशू किए थे, तो ये हो गए 1200 रुपये। तो 300 शेयर्स का हिस्सा था 1200 रुपये इन 2000 में से। अब इन 1200 रुपये में से हम 300 रुपये किस लिए यूज कर सके, मतलब जो 300 रुपये है वो हमने 10% डिस्काउंट के लिए यूज किए, तो बचे कितने हमारे यहाँ पर? 900 रुपये। तो ये जो 900 रुपये हैं इनको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो 500 शेयर्स थे, 4 रुपये हर शेयर पे रिसीव हुआ, तो 2000 रुपये हमें रिसीव हो गए, लेकिन हमने रीइशू 300 ही शेयर किए। 300 शेयर्स की वैल्यू अगर देखें तो 300 पे हमें का हिस्सा आता है 2000 में से 1200। ठीक है, लेकिन इन 1200 में से हम 300 रुपये डिस्काउंट के लिए यूज कर चुके हैं, तो बचे 900 रुपये। 900 रुपये हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, 10% डिस्काउंट के लिए यूज कर चुके हैं 300 रुपये, तो 1200 में 300 घटाते हैं तो 900 बचते हैं। 900 हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर एक भी ऑप्शन जो है उसके अंदर नहीं दे रखा 900, तो इसके ये सारे ऑप्शन ही गलत है। 900 हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विच
विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल रूल फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इनटू नॉमिनल अकाउंट। अब देखो 3 तरह के अकाउंट्स हम पढ़ते हैं, जब हम बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ते हैं तो 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। उनमें से एक होता है नॉमिनल अकाउंट्स, जैसे रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इन तीनों अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के अपने अपने रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा गया कि नॉमिनल अकाउंट्स का कौन सा रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, या फिर डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या फिर डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट गेन एंड इनकम, या फिर डेबिट वैल्यू रिसीव्ड एंड क्रेडिट वैल्यू गिवन। तो अब देखो जो नॉमिनल अकाउंट यानी कि जो नाम मात्र के अकाउंट होते हैं, जैसे P&L अकाउंट है, P&L अकाउंट में हम क्या रूल फॉलो करते हैं, जो भी हमारे खर्चे होते हैं और जो भी हमारे लॉसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। और जो हमारी कमाई है, इनकम है, जो हमारा गेन है, प्रॉफिट है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट्स का क्या रूल होता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द गेन्स एंड इनकम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू शो फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ पीरियड इज कॉल्ड, कि वो स्टेटमेंट जो हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको शो करने के लिए बनाते हैं एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि एंड में पीरियड के, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट। तो सिंपल बिल्कुल आसान सवाल है। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है और इसे हम पीरियड के एंड में बनाते हैं, लास्ट में बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टिंग एसेट्स, इनमें से कौन सी वेस्टिंग एसेट्स नहीं है। अब वेस्टिंग एसेट्स क्या होती है, वेस्टिंग एसेट्स वे होती हैं जैसे जैसे हम उनको यूज करते जाते हैं उनकी वैल्यू खत्म होती जाती है। जैसे कि माइंस है, माइंस यानी कि खान है। अब खानों में मतलब एक लिमिट होती है कि कितना उनके अंदर मटेरियल निकलेगा। तो जैसे जैसे हम जो खान है उसके अंदर जो मटेरियल है उसका यूज करते जाते हैं, उस एसेट्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है, यानी कि वो खत्म होती जाती है वो एसेट्स। तो ऐसे ही खदानें हैं या फिर जो ऑयल फील्ड है, तेल, अब उसमें एक लिमिट में ही है तेल, जैसे जैसे तेल निकालते जाएंगे वो हमारी जो एसेट्स है, संपत्ति है, वो खत्म होती जाएगी। तो इसलिए हम इनको वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी वेस्टिंग एसेट्स नहीं है। माइंस होती हैं वेस्टिंग एसेट्स, क्वेरीज की बात करें, खदानें, ये भी वेस्टिंग एसेट्स होती हैं, ऑयल फील्ड ये भी सेम वैसे ही है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, पेटेंट। पेटेंट तो वो एक हमारा इंटेंजिबल मतलब इंटेलेक्चुअल राइट होता है। तो पेटेंट जो है वो एक वेस्टिंग एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आता, ये इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। इंटेंजिबल जैसे गुडविल होती है, कॉपीराइट होता है, ऐसे ही पेटेंट हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है, ना कि वेस्टिंग एसेट्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 शायद स्किप हो गया। गुडविल इज अ डैश एसेट्स, की गुडविल जो है वो कैसी एसेट्स है, फिक्स्ड है, करंट है, टेंजिबल है या इंटेंजिबल है। बिल्कुल आसान है। जो हमारी गुडविल होती है वो इंटेंजिबल एसेट्स होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसकी एक वैल्यू होती है बिजनेस के अंदर, ठीक है। और वो वैल्यू भी हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनरशिप अकाउंट होता है उसमें अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, उसकी अब्सेंस में जो इंटरेस्ट है लोन के ऊपर वो किस रेट से चार्ज किया जाता है। तो ये रेट होती है 6%। अगर मेंशन कर रखा है तो उस रेट से होगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट जो है वो लोन के ऊपर 6% चार्ज करते हैं। और बात करें कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट तो वो 0% चार्ज होता है अगर कुछ नहीं है तो, अगर मेंशन है तो फिर उसी रेट से होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, मिस्टर वाई फॉलोड WDV मेथड एंड SLM मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन ड्यूरिंग 2006 एंड 7, यानी कि 2006 में तो उसने WDV मेथड का यूज किया और 2007 में SLM मेथड का यूज किया डेप्रिशिएशन की। तो इसने कौन सा जो एक प्रिंसिपल है वो उसको तोड़ा है, वोलेट किया है अकाउंटिंग के। अब अकाउंटिंग में हम अलग अलग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, कंजर्वेटिज्म है, मटेरियलिटी है, या कंसिस्टेंसी है, या कॉस्ट प्रिंसिपल है। तो इनमें से कौन से प्रिंसिपल को उसने तोड़ा है, वो लेट किया है ये जो चीज़ है वो यूज करके, कि एक साल में अलग मेथड यूज किया और दूसरी साल अलग मेथड यूज किया। तो अब कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल जो है वो क्या बोलता है, कंजर्वेटिज्म बोलता है कि कंजर्व होके बिल्कुल जो लॉस है उनको तो हमें कंसिडर करना है फ्यूचर में होने वाले, और जो प्रॉफिट्स हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। वो जब
एक्चुअल में होंगे तभी यानी कि कंजर्व होके जो हम डिसीजन या काउंटिंग करते हैं वो बात बोलता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। फिर है मैटीरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि जो चीज़ें कोई मतलब जो सिग्निफिकेंट आइटम है उन्हीं को हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मेंशन करना है, जो छोटे मोटे आइटम है, छोटे मोटे खर्चे हैं, उनको इग्नोर करना है, ठीक है। मटेरियल चीज़ें जो एक्चुअल में जिनसे डिसीजन जो है वो अफेक्ट होते हैं उन्हीं पर्टिकुलर आइटम्स को कंसीडर करना होता है, ये बोलता है मैटीरियलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि कंसिस्टेंट रहना है, हमें सेम रहना है, जो रूल रेगुलेशन पॉलिसीज हम एक पिछले साल यूज किए वहीं आगे यूज करनी है हमें, ठीक है। कंसिस्टेंसी यानी कि सेम तरीके से अकाउंट्स बनाने, ये नहीं है कि एक साल अलग मेथड यूज कर लिया दूसरी साल अलग मेथड, यानी कि ऐसे नहीं करना, हमें कंसिस्टेंट रहना है, तो ये बोलता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। अब यहाँ से पूछा गया था कि कौन से मेथड जो प्रिंसिपल है उसको वोलेट कर रहा है, तो यहाँ पे बोला कि एक साल में ये मेथड यूज किया, अगली साल फिर चेंज करके ये मेथड यूज किया, तो इसने साफ दिख रहा है कि ये जो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है इसको फॉलो नहीं किया, यानी कि जो मेथड्स हैं रूल्स हैं जो वो सेम नहीं फॉलो किए, चेंज कर दिया, तो ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल जो है उसको वोलेट कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। व्हेन ट्रांजैक्शंस आर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड दे आर नाउन एज, कि जब हम ट्रांजैक्शंस को गलत इनकरेक्ट रिकॉर्ड करते हैं तो वो कौन सी एरर होती है? टेक्निकल एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन या फिर एरर ऑफ डुप्लीकेशन। अब देखो जब हम कोई भूल से मतलब गलती से भूल से कोई जो ट्रांजैक्शन है वो गलत रिकॉर्ड करते हैं तो वो ओमिशन यानी कि भूल की त्रुटि होती है, लेकिन यहाँ पर इनकरेक्ट जो है वो हमने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। इनकरेक्टली कोई ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड कर दिया है गलत तरीके से, तो गलत तरीके से, तो इसके लिए जो एरर होती है उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन की त्रुटि। ये अलग अलग तरह की एरर्स होती हैं, जो ट्रायल बैलेंस है ना उसमें भी अलग अलग तरह की एरर्स होती हैं, इन्हें सारी आपको पता होनी चाहिए। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, एरर ऑफ डुप्लीकेशन, अलग अलग तरह की। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू असरटेन द एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड, कि जब हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उनको चेक करते हैं, किस लिए? ये पता करने के लिए कि जो ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं हमारे अकाउंट्स में वो सही है या नहीं, यानी कि एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी जानने के लिए ट्रांजैक्शंस की अगर हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक करते हैं, यानी कि वाउचर वगैरह या कैश रिसिप्ट बिल वगैरह चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस भी जो उसी टर्म से उसी अमाउंट से रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वॉचिंग, वेरिफिकेशन, इंटरनल चेक या इन्वेस्टिगेशंस। तो ये होता है वॉचिंग में हम क्या करते हैं? वोचर जो होते हैं हमारे, यानी कि जो एक प्रूफ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं, उन वोचर्स का यूज करके हम हमारी बुक्स के अंदर जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड है उनको वेरीफाई करते हैं कि वो सही है या नहीं, यानी कि ऑडिटर का काम होता है ये, तो इसको हम बोलते हैं वॉचिंग। नेक्स्ट है, इसके अंदर तो आंसर मेंशन ये, एन ऑडिट रिपोर्ट इन विच द ऑडिटर डज नॉट इंसर्ट एनी क्वालिफिकेशन, मॉडिफिकेशन और रिजर्वेशन, यानी कि ऐसी ऑडिट रिपोर्ट जिसके अंदर एक ऑडिटर ना तो कोई भी मतलब कुछ भी इंसर्ट नहीं करता, ना क्वालिफिकेशन ना मॉडिफिकेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट या पॉजिटिव रिपोर्ट। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑडिटर कुछ नहीं उसके अंदर मेंशन कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्लीन रिपोर्ट, यानी कि बिल्कुल उसने कुछ नहीं बताया कि इसके अंदर कोई गड़बड़ है या नहीं किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो यानी कि क्लीन रिपोर्ट दे दी उसने, तो उसको हम बोलते हैं क्लीन रिपोर्ट। नेक्स्ट है शेयर्स हेल्ड बाय ईच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज पर आर्टिकल्स आर नोन एज, कि जो डायरेक्टर्स हैं वो जो शेयर्स होल्ड करते हैं उन शेयर्स को हम क्या बोलते हैं? यानी कि जो कंपनी का आर्टिकल्स है उसके अकॉर्डिंग ये होता है, मतलब ये रूल्स होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनको कुछ शेयर्स लेने पड़ेंगे, तो जो डायरेक्टर्स ने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं आर्टिकलों के अकॉर्डिंग, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, उनको कौन से कैटेगरी का शेयर्स बोलते हैं? प्रेफरेंशियल शेयर, क्वालिफिकेशन शेयर, कन्वर्टेबल या रिडीमेबल। तो अब देखो प्रेफरेंशियल शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिन पे जो भी एसेट्स हैं या कंपनी के बंद होने पे प्रॉफिट है उनमें प्रेफरेंस दी जाती है उनको, वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल जिनको हम अलग अलग यानी कि या तो डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं या इक्विटी में या प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होते हैं कन्वर्टेबल। रिडीमेबल जिनको कुछ टाइम पीरियड
पीरियड के बाद रिडीम यानी कि उनके पेमेंट कर दी जाएगी, रिडीम कर दिए जाएंगे, उनकी अमाउंट जो वो रिटर्न कर दी जाएगी इन्वेस्टर को, वो होते हैं रिडीमेबल शेयर। बात करें क्वालिफिकेशन शेयर्स की, क्वालिफिकेशन शेयर्स वही होते हैं जो डायरेक्टर बनने के लिए मेन क्वालिफिकेशन होती है कि ये शेयर्स एक डायरेक्टर के पास होल्ड होने ही चाहिए। तो जो डायरेक्टर्स जो शेयर्स हेल्ड करते हैं उनको हम बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज टेकन एज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एरर ऑफ। अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, यानी कि कैपिटल और रिवेन्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसमें ही गड़बड़ कर दी, उसी में गलती कर दी, तो कैपिटल को रिवेन्यू मान लिया। तो ये कौन सी एरर होगी, ओमिशन की, डुप्लीकेशन की, प्रिंसिपल की या कमीशन की। अब देखो ओमिशन यानी कि भूल की, तो भूल की तो नहीं है, यहाँ पर हमने जो मेन बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग के उसमें जहाँ पर हम बात करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग होगा, अलग चीज़ है, और रेवेन्यू अलग चीज़ है, तो उस प्रिंसिपल को ही हमने तोड़ दिया, यानी कि उसको उसी में गलती कर दी। तो कौन सी एरर होगी, ये होगी प्रिंसिपल की एरर, क्योंकि डुप्लीकेशन में तो भाई डबल एंट्री कर दी, डुप्लीकेट होगी एंट्री, या कमीशन में जब हमने पहले पढ़ाई कोई इनकरेक्टली हमने कुछ रिकॉर्ड कर दिया तो वो होती है कमीशन की एरर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑडिट एविडेंस स्टेट द, कि जो ऑडिट एविडेंस है, जो ऑडिट के जो सबूत हैं, साक्ष्य हैं, वो क्या स्टेट करते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ अकाउंटेंट, की अकाउंटेंट जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट है, या क्रेडिबिलिटी ऑफ कंपनी की क्रेडिबिलिटी, कंपनी की विश्वसनीयता को, या ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट जो है वो विश्वसनीय है, उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, ट्रस्ट वर्दीनेस, या फिर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स एंड नेचर। तो अब देखो ऑडिट एविडेंस है तो ऑडिट से रिलेटेड चीज को ही शो करेंगे, ये बताएंगे रिलायबिलिटी ऑडिट एविडेंस की, इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स एंड नेचर, की किस नेचर से, सोर्स से वो इन्फ्लुएंस हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, कॉस्ट विच आर असरटेन्ड आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड, यानी कि जब कॉस्ट हो जाए, इनकर्ड हो जाए, उसके बाद जब हम कॉस्ट को असरटेन करते हैं, निकालते हैं, तो वो कौन सी कॉस्ट होती है, इंपोर्टेड कॉस्ट, संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट वही होती है जो हो चुकी है, ठीक है, जो कॉस्ट हो चुकी है पास में, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिकमेंड द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वो इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है वो किस तरह से रिकमेंड करता है, किस तरह से बताता है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के हेल्प से, मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्टिविटी कॉस्टिंग, या फिर जॉब कॉस्टिंग। तो जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वो बात करता है कि जो हमें इन्वेंट्री है उसका वैल्यूएशन करना चाहिए फुल कॉस्टिंग से, यानी कि हमें फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी दोनों कॉस्टिंग यूज करनी है, दोनों कॉस्ट कंसीडर करनी है। तो फुल कॉस्टिंग कौन सी होती है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिकमेंड करता है कि हमें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने के लिए अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड जो है उसका यूज करना है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये याद नहीं रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 या 3 किससे रिलेटेड है, इसमें थोड़ा सा और भी पता होना चाहिए आपको कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बात तो करता है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन की, लेकिन कौन सी कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, तो वो बात करता है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, इफ लीड टाइम इज 5 वीक्स एवरेज वीकली कंजप्शन इज 28 यूनिट, रीऑर्डरिंग लेवल विल बी, यानी कि जो लीड टाइम है, लीड टाइम 5 हफ्ते है, और जो वीकली कंजप्शन है कि यानी कि एक वीक में कितना हमें कंजप्शन हम करेंगे, कितनी यूनिट्स हमें चाहिए, वो 28 यूनिट है। तो यहाँ पे बोला है रीऑर्डरिंग लेवल बताओ, रीऑर्डरिंग लेवल यानी कि दोबारा हम ऑर्डर कब करेंगे, तो रीऑर्डरिंग लेवल, तो यहाँ पर रीऑर्डरिंग लेवल सिंपल निकाल लेंगे, 28 है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते में, एक वीक में हम 28 यूनिट का कंजप्शन कर रहे हैं, तो 5 वीक जो है वो लीड टाइम है हमारा, तो 5 हफ्तों में कितना होगा, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 44 140, ठीक है, 140 यूनिट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतना टाइम, इतना जो है वो लेवल होगा हमारा रीऑर्डरिंग का, यानी कि 140 जब हमारे पास बच जाएगा स्टॉक तब हम ऑर्डर करेंगे, रीऑर्डर करेंगे, ठीक है, उस सामान को, क्योंकि जब तक ये आएगा, यानी कि लीड टाइम क्या होता है कि जब हम ऑर्डर पास करते हैं कि कोई हमें सामान मंगवाना है, हमें भाई 10 यूनिट चाहिए किसी प्रोडक्ट की, तो जो जिस दिन हम ऑर्डर करते हैं उस ऑर्डर करने वाले दिन से लेके जब वो सामान, वो जो प्रोडक्ट मटेरियल हमारे गोदाम में आ जाएगा, उस
वो जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं लीड टाइम, यानी कि सामान को ऑर्डर करने से उसके सामान के आने तक का जो टाइम है वो 5 हफ्ते है, 5 हफ्ते लगते हैं। और एक हफ्ते में हम 28 यूनिट जो है वो यूज करते हैं, तो यानी कि 5 हफ्ते में हम 28 यूनिट 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 140 यूनिट यूज करेंगे। तो जब हमारे पास 140 यूनिट बच जाएंगी तब हम ऑर्डर करेंगे, ठीक है, रीऑर्डर करेंगे, तो वो रीऑर्डरिंग लेवल होगा 140 यूनिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, लेबर टर्नओवर रेशो जो है वो कैसे मेजर किया जाता है, कौन से मेथड से, EQ मेथड से, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से, फ्लक्स मेथड से, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। तो अब देखो जो लेबर टर्नओवर है उसको मेजर करने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें EOQ मेथड की, EOQ क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि कितना हमें क्वांटिटी जो है वो ऑर्डर करनी चाहिए, वो इकोनॉमिक, जैसे हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों कम हो, वो बताता है EOQ। तो लेबर टर्नओवर से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ये नहीं आएगा। बात करें लास्ट इन और फर्स्ट इन आउट मेथड की, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या होता है कि हमें इन्वेंट्री को कैसे यूज करना है, इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है कि जो या तो हम जो आइटम लास्ट में आया उसको सबसे पहले यूज करें, या फिर जो आइटम पहले आया उसको पहले यूज करें। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड मेथड है। EOQ भी इन्वेंट्री के ऑर्डर से रिलेटेड मेथड है। तो बचा कौन सा, C फ्लक्स मेथड। ये मेथड होता है लेबर टर्नओवर को मेजर करने से रिलेटेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन फॉर्म पार्ट ऑफ, कि जो डायरेक्टर है उसका रेमुनरेशन, उसका जो पारिश्रमिक है वो किसका हिस्सा होता है, कौन सा ओवरहेड के अंदर आता है, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, या डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो डायरेक्टर का काम कहाँ होता है, डायरेक्टर ऑफिस में बैठता है, तो ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे हैं उनको हम कौन से ओवरहेड में करते हैं कंसिडर, एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि प्रोडक्शन में तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे, ओवरहेड होंगे, वो आएंगे प्रोडक्शन में। सेलिंग में जो सेल्स से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमें प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करने से रिलेटेड खर्चे हैं वो। तो डायरेक्टर्स का जो रेमुनरेशन है वो आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, ABC कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन, की जो ABC कॉस्टिंग मेथड है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है। ABC की फुल फॉर्म ही क्या होती है, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग यानी कि ABC कोस्टिंग किस पे बेस्ड होता है, एक्टिविटीज पे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज नोन एज, यानी कि जो प्राइम कॉस्ट है हमारी और उसके अंदर हम वेरिएबल ओवरहेड को ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल आता है, तो वो आता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, यानी कि एक यूनिट प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने के लिए हमारा जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर कितना चेंज आता है, वो होती है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट यानी कि प्राइम कॉस्ट, जो मेन कॉस्ट है हमारी प्राइम कॉस्ट, उसके अंदर वेरिएबल ओवरहेड, यानी कि उस जैसे ही हमने अलग यूनिट बनाई तो वो जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी उस वेरिएबल कॉस्ट को हम इसमें ऐड कर देंगे, मेन या प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे, तो वो आ जाएगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि प्रोडक्शन के एक लेवल को बढ़ाने के लिए टोटल कॉस्ट में जितना चेंज आएगा वो होगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट, या बात करें प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द स्पेकुलेशन लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। ये इनकम टैक्स से रिलेटेड सवाल है कि जो स्पेकुलेशन से रिलेटेड लॉस होता है उसको कितने टाइम, कितने ईयर्स के लिए हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि आगे ले जा सकते हैं। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो होता है 4 साल, ठीक है। 4 ईयर्स के लिए हम मैक्सिमम पीरियड है जब तक हम स्पेकुलेशन जो लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज कंप्यूटेड अंडर, जो इनकम टैक्स है वो हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कितने हेड होते हैं। तो बिल्कुल आसान सवाल है, 5 हेड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला हेड होता है सैलरी, ठीक है, फिर उसके बाद आता है हाउस प्रॉपर्टी, फिर नेक्स्ट होता है बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, बिजनेस प्रोफेशन दोनों आ जाते हैं। फिर आता है कैपिटल गेन जिसके अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, और लास्ट आता है अदर सोर्सेज, यानी कि जो इन चारों में ना आए हो वो उनको अदर सोर्सेज में डालते हैं। ये 5 हेड होते हैं हमारे इनकम टैक्स के अंदर। ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 ये भी टैक्स से रिलेटेड है। फॉर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, यानी कि जो एडवांस टैक्स है उसकी नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट के लिए जो हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है वो कौन से सेक्शन में होती है। तो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है,
तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 234A में या सेक्शन 234D में, 234B में या 234C में। तो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंटरेस्ट जो है वो पेबल होता है सेक्शन नंबर 234B के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। एन इंडिविजुअल हु इज सेटिस्फाइड वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड has been resident in India in 2 out of 10 previous year is said to be। अब देखो रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड ये सवाल है। रेजिडेंशियल स्टेटस इसमें हमारी क्या होती है? रेजिडेंशियल स्टेटस में स्टार्टिंग में 2 बेसिक कंडीशन होती हैं, उनमें से हमें एक सेटिस्फाई करनी होती है, फिर उसके बाद एडिशनल कंडीशन होती है 2, वो दोनों सेटिस्फाई करनी होती है। और अगर कोई इंडिविजुअल पहली मतलब जो बेसिक है उनमें से एक और दोनों दूसरी सेटिस्फाई कर देता है तो वो कौन बन जाता है? वो बन जाता है रेजिडेंट, ठीक है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है वो। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल सिर्फ पहली ही बेसिक ही सेटिस्फाई करता है तो वो सिंपल रेजिडेंट बनता है, ठीक है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बनता वो, यानी कि वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनता है। एक रेजिडेंट होता है, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट, ठीक है। इंडिविजुअल के केस की बात करें हम, एक इंडिविजुअल की या HUF की बात करें तो उसमें ये 3 केस होते हैं। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो बनता है जो बेसिक सेटिस्फाई करे और दोनों एडिशनल सेटिस्फाई करे, और ये नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो बनता है जो सिर्फ बेसिक सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पे सवाल में पूछा गया है कि उसने 1 बेसिक तो सेटिस्फाई कर दी, और जो सेकंड है उसमें सेकंड में ये जो एडिशनल होती है, एडिशनल में 2 होती है, उन 2 में से इन्होंने एक भी सेटिस्फाई कर दी, लेकिन जो एक और बची उसके बारे में कुछ बोल नहीं रखा सवाल में, यानी कि वो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, यानी कि उसको सेटिस्फाई कर भी सकता है नहीं कर सकता, ये क्लियर डिफाइन नहीं है। तो वो बंदा क्या होगा? रेजिडेंट होगा, रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या नॉन रेजिडेंट, या रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब देखो जब उसने यहाँ पर फर्स्ट बेसिक सेटिस्फाई कर दी तो यानी कि वो ये तो हम बोल नहीं सकते कि वो नॉन रेजिडेंट होगा, क्योंकि अगर एक भी सेटिस्फाई कर दी तो वो रेजिडेंट तो बन ही गया, तो ऑप्शन सी को तो सिंपल एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है सिर्फ रेजिडेंट, और बी ऑप्शन बोल रहा है रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि रेजिडेंट तो वो होगा ही, लेकिन वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है, क्योंकि दूसरी जो है वो शायद कर सकता है, मतलब इसके अंदर क्लियरली डिफाइन नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये 2 out of 10 प्रीसीडिंग वाली कर रखी है तो वो भी हो सकती है, तो यानी कि वो रेजिडेंट भी हो सकता है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट है 47। नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय, जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसको कौन मेजर करता है? सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, या स्टेटिस्टिक ऑफिस है, रिजर्व बैंक है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है? तो सिंपल सी बात है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो मेजर करेगा नहीं नेशनल इनकम को। RBI जो है वो उसका भी ये काम नहीं होता, ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता, तो ये काम होता है CSO का, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये मेजर करता है हमारी राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज रिजल्ट ऑफ, यानी कि डिमांड का कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ना, संकुचन, वो किस कारण होता है? कंज्यूमर्स जो हैं उनमें कमी आने से, प्राइस बढ़ने से, या फिर जो रिलेटेड गुड्स हैं उनका प्राइस बढ़ने से, या फिर कंज्यूमर्स जो हैं उनकी इनकम में कमी आने से। अब देखो यहाँ पर बोला गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड जो है उससे रिलेटेड 2 कंसेप्ट होते हैं डिमांड से रिलेटेड। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जो कि होता है प्राइस की वजह से। एक होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है प्राइस को छोड़ के जो अदर फैक्टर्स हैं उनकी वजह से। तो अब यहाँ पर बोला गया कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है तो ये प्राइस से रिलेटेड है, प्राइस की वजह से हुआ होगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम होना, डिमांड जो है वो हमारी कम हो रही है। डिमांड कम कब होती है? जब प्राइस बढ़ता है या प्राइस घटता है। जब कोई चीज़ महंगी होगी तभी लोग कम उसकी डिमांड करेंगे, सस्ती होगी तो ज़्यादा खरीदेंगे। तो प्राइस जब बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो डिमांड कम होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो है वो किसके कारण हुई होगी? प्राइस के बढ़ने से, इंक्रीज इन प्राइस। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। द प्राइस ऑफ एप्पल, एप्पल जो है उसका प्राइस फॉल करता है, गिरता है 5% से, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ती है 6% से। यानी कि प्राइस तो 5% से कम हुआ, सस्ती हुई चीज़ 5% से, लेकिन जो डिमांड है वो बढ़ी 6% से। तो इसका मतलब क्या है? डिमांड इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, या इन इलास्टिक है, या जीरो इलास्टिक है? अब देखो जब भी
जो चेंज है वो डिमांड के अंदर चेंज ज़्यादा हो प्राइस की वजह से, तो इसका मतलब प्राइस तो कम, प्राइस में चेंज कम हुआ है लेकिन डिमांड में चेंज ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब डिमांड जो है वो इलास्टिक है। इलास्टिक यानी कि जल्द उस प्राइस के कंपैरिजन में उसमें ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। और अगर प्राइस में ज़्यादा चेंज हो और डिमांड में कम हो तो वो होती है इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि प्राइस में तो बढ़ घट रहा है लेकिन डिमांड में कम फर्क पड़ रहा है, तो डिमांड इन इलास्टिक है। तो यहाँ पर हमारा क्या केस दिया हुआ है, हमारे दिया हुआ 5%, यानी कि प्राइस में तो 5% चेंज हुआ और डिमांड में कितना चेंज हुआ, 6%। तो प्राइस का 5 यानी कि कम हुआ प्राइस में और डिमांड में ज़्यादा हुआ, तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इलास्टिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। डिफ्लेशन हैज अ साइड इफेक्ट, यानी कि जो मंदी होती है डिफ्लेशन, उसका क्या साइड इफेक्ट होता है डिफ्लेशन का। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, या फिर जो इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है। अब देखो डिफ्लेशन आएगा, मंदी आएगी, तो उससे क्या होगा, लोग जो है वो डिमांड कम करना स्टार्ट कर देंगे, डिमांड कम करेंगे तो प्रोडक्शन वगैरह है वो भी कम होगा। तो इसके इफेक्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हमें मेन देखना है, ठीक है, साइड इफेक्ट मेन क्या होगा। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या होता है ना, कि आर्थिक मंदी आ जाएगी, जब डिफ्लेशन की कंडीशन आएगी, प्राइसेस कम होंगे, तो इससे इकोनॉमिक डिप्रेशन, मंदी की सिचुएशन जो है वो आ जाएगी, ये इसका साइड इफेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ सवाल हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पिक किया। आई होप कि आपको ये डिस्कशन हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।